एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार का मुंह नहीं देखा, और एक ऐसा इंसान जिसने महज 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपना परचम लहरा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिन्हें हम सब सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। सिर्फ 12 साल। सोचिए, बस इतने से वक्त में एक अकेले इंसान के इरादों ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। पश्चिम में ग्रीस से लेकर पूरब में भारत तक सिकंदर ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर सवाल ये है कि उसने ये सब किया कैसे? क्या थी उसकी रणनीति, उसकी सोच, और उसकी कामयाबी के पीछे का राज क्या था? चलिए, आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, सिकंदर की कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक क्लासरूम से होती है। एक ऐसी जगह जहां उसके विजेता बनने की नींव रखी जा रही थी। सिकंदर के पिता किंग फिलिप II ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका बेटा बहुत तेज और जिद्दी है, तो उन्होंने उसे किसी आम टीचर के हवाले नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी अरस्तु यानी एरिस्टोटल को चुना। अरस्तु ने ही सिकंदर को राजनीति, नैतिकता और ग्रीक कल्चर की वो तालीम दी जिसने उसके दिमाग को एक लीडर बनने के लिए तैयार किया। किस्सा और भी दिलचस्प तब हो जाता है जब अरस्तु ने अपनी शिक्षा पर किताबें पब्लिश करनी शुरू की। सिकंदर को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अरस्तु को एक खत लिखा, और जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, अगर ये ज्ञान सब तक पहुंच गया तो मुझमें और बाकियों में क्या फर्क रह जाएगा? ये छोटी सी बात उसकी सोच और उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाती है। वो बचपन से ही मानता था कि ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर सिर्फ 20 साल की उम्र में जब उसके पिता की हत्या हुई तो सिकंदर को राजगद्दी मिली। बस यहीं से शुरू हुआ दुनिया को जीतने का उसका सफर। उसने अपना सारा ध्यान उस वक्त की सुपर पावर यानी पर्शियन एम्पायर पे लगा गया, और फिर एक के बाद एक लड़ाइयों में उसने किंग डेरियस III की विशाल सेना को धूल चटा दी। ग्रेनिकस से लेकर गौगोमेला तक हर जीत उसे पर्शिया के दिल के और करीब ले जा रही थी, जब तक कि राजधानी पर्सिपोलिस ने भी उसके सामने घुटने नहीं टेक दिए। लेकिन ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी एक मेथोडोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। उसने पहले तुर्की के तटीय इलाकों को जीता, फिर वो नीचे सीरिया, लेबनान और मिस्र की तरफ बढ़ा ताकि पर्शिया की नेवी का बेस ही खत्म हो जाए। और जब दुश्मन चारों तरफ से कमजोर हो गया, तब जाकर उसने पर्शिया के केंद्र यानी आज के इराक और ईरान पर हमला बोला। पर्शिया को जीतने के बाद भी सिकंदर रुका नहीं। वो भारत की ओर बढ़ा, एक ऐसी अनजानी धरती जहां उसका सामना अब तक के सबसे मुश्किल चैलेंजर से होने वाला था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना का सामना हुआ राजा पोरस से। अब देखिए, सिकंदर के सैनिक जंग के माहिर थे, लेकिन पोरस के पास एक ऐसा हथियार था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। विशाल, डरावने युद्ध हाथी, और तो और उस पर मॉनसून की बारिश और बिल्कुल अनजान इलाका। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं सिकंदर का मिलिट्री जीनियस काम आया। उसने एक बेहद चालाक और रिस्की प्लान बनाया। उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी को नदी में कुछ दूरी पर भेजा ताकि वो शोर मचाकर पोरस का ध्यान भटकाएं। फिर जब जोरदार आंधी और तूफान आया तो उसने उस मौसम की आड़ में अपनी मेन फोर्स के साथ चुपके से नदी पार कर ली। इस एक चाल ने राजा पोरस को पूरी तरह हैरान कर दिया। जबरदस्त जंग हुई और आखिरकार पोरस की हार हुई। जब उन्हें बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब ने सिकंदर का दिल जीत लिया। वो पोरस की बहादुरी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस का राजपाट लौटाया, बल्कि उसे और भी जमीनें इनाम में दीं। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। सिकंदर की महत्वाकांक्षा की भी एक हद थी, जो तब सामने आई जब उसके अपने ही सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सालों की लगातार जंग, हजारों किलोमीटर का सफर और भारत का मुश्किल मौसम। व्यास नदी के किनारे पहुंचकर सिकंदर की वफादार सेना ने जवाब दे दिया। वो बुरी तरह थक चुके थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस तरह पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को अपनी ही सेना के आगे झुकना पड़ा और वापसी का रास्ता अपनाना पड़ा। और फिर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो गई। वो सिर्फ 32 साल का था।
उसने एक विशाल साम्राज्य तो खड़ा कर दिया था, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था। सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसके कदमों के निशान दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए रह गए। चलिए देखते हैं कि कैसे। उसके हमले की वजह से पहली बार यूरोप और भारत के बीच सीधा कांटेक्ट बना। नए ट्रेड रूट्स खुले, जिससे विचारों और कल्चर का लेनदेन शुरू हुआ। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात हुई, सिकंदर के हमले ने भारत के छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों की कमजोरी को सबके सामने ला दिया, और इसी वजह से आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लीडर्स के लिए एक मजबूत और अखंड साम्राज्य बनाना आसान हो गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि सिकंदर कौन था? एक मिलिट्री जीनियस जिसने दो महान सभ्यताओं को जोड़ा, या एक जालिम बादशाह जिसने अपनी जीत के लिए लाखों जानें ले ली? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। उसकी कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी वो इतिहास के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक है।